इस वीडियो पर बहुत ध्यान दें। यह स्वीडिश लड़ाकू विमान एक रूसी ड्रोन को गिरा रहा है जिसने पोलैंड के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की थी। यह रूस का नाटो के खिलाफ सीधा उकसावा है, लेकिन यह कोई साधारण विमान नहीं है। यह एक JS-39 ग्रिपेन है, एक ऐसा विमान जिसे खास तौर पर कुछ ऐसा करने के लिए डिजाइन किया गया है जो रूस के लिए एक बुरा सपना है। यह छुपकर काम कर सकता है अप्रत्याशित तरीके से और ट्रैक करना नामुमकिन है। मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कैसे, लेकिन यहाँ एक बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए। यूक्रेन कई सालों से इन जेट्स की मांग कर रहा है। पहली बार मई 2023 में हुआ था जब स्वीडन ने यूक्रेनी पायलटों को ग्रिपेन से परिचित कराने के लिए प्रशिक्षण देने की पेशकश की थी। फिर 2024 में जब स्वीडिश सरकार ने औपचारिक रूप से ये शानदार मशीनें यूक्रेन को सौंपने का प्रस्ताव रखा। एक समस्या थी, यूक्रेन ने मना कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं था कि विमान अच्छा नहीं था, बल्कि इसके बिल्कुल उलट था। लेकिन क्योंकि उस समय अमेरिकी F-16 पर पायलटों को प्रशिक्षण देना पहले से ही सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर रहा था, एक ही समय में दो पश्चिमी प्रणालियों का प्रबंधन करना, वह भी पूरी तरह से युद्ध के बीच में उनके लिए बिल्कुल असंभव होता। लेकिन चीजें बदल गईं और उसी साल सितंबर में एक उच्च पदस्थ यूक्रेनी अधिकारी ने एक साक्षात्कार के दौरान एक रहस्यमय बयान दिया। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। असल में वह जानबूझकर विवरणों के बारे में बहुत अस्पष्ट था, लेकिन जब उस पर दबाव डाला गया कि यूक्रेन कौन से विमान प्राप्त करने वाला है तो वह मुस्कुराया और बोल पड़ा, कुछ जिससे रूस की आंखें खुल गईं। स्वीडन ने फैसला किया और व्लादिमीर पुतिन, उसे यूक्रेन के आसमान में जो होने वाला है बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूं कि क्या हो रहा है। जब स्वीडन ने 2024 में प्रस्ताव दिया तो यूक्रेन ने मना कर दिया। उस समय स्वीडन के पूर्व विदेश मंत्री टोबियास बिलस्ट्रॉम ने समझाया था, एक साथ F-16 और ग्रिपेन दोनों लड़ाकू विमान सिस्टम रखना बहुत ज्यादा था और यह बहुत मायने रखता था। आखिरकार F-16 की दुनिया भर में हजारों यूनिट्स हैं, भरपूर पुर्जे हैं और अनुभवी तकनीशियन भी हैं। शुरुआत करने के लिए यह सबसे व्यावहारिक विकल्प था। और एक और समस्या है, एक नए फाइटर जेट को शामिल करना सिर्फ पायलटों को ट्रेनिंग देना नहीं है और बस। आपको मैकेनिकों को ट्रेनिंग देनी होती है, सप्लाई चेन स्थापित करनी होती है, अलग अलग उपकरण खरीदने होते हैं। जब रूसी मिसाइलें हर हफ्ते बेस तबाह कर रही हों तो दो विमानों के साथ ये करना आसान नहीं है। शहर तो यूक्रेन ने पहले F-16 पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया और यह काम कर गया। अगस्त 2024 में पहले विमान आ गए। जनवरी 2025 में एक यूक्रेनी पायलट ने एक ही उड़ान में 6 क्रूज मिसाइलों को मार गिराकर विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। दूसरी बात, एक चर्चा थी वह F-16 के बारे में थी। वही बात पैट्रियट्स के साथ भी हुई थी। यूक्रेन को न देने का कारण था कि इससे नाटो देश युद्ध में शामिल हो जाते। पैट्रियट्स के साथ भी यही हुआ, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के साथ भी यही हुआ, F-16 के साथ भी यही हुआ और फैसला सकारात्मक रहा। फिर से वही देरी, बहुत देर से, लेकिन आज के लिए F-16 बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन ज्यादातर मामलों में। अब सिस्टम नियंत्रित होने पर ग्रिपेन फिर से आकर्षक है। 22 सितंबर को रक्षा मंत्री रुस्तेन उमेरोव ने पुष्टि की कि ग्रिपेन के लिए बातचीत चल रही है। पहली बार एक उच्च अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि स्वीडिश विमान पर चर्चा हो रही थी, लेकिन असली पुष्टि एक हफ्ते बाद आई। 29 सितंबर को उप रक्षा मंत्री जनरल इवान हवरिल्युक का BBC द्वारा साक्षात्कार लिया गया। रिपोर्टर ने सीधे पूछा कि क्या यूक्रेन जिन विमानों की उम्मीद कर रहा है उनमें F-16 फ्रांसीसी मिराज और ग्रिपेन शामिल हैं।
हवरिलियुक ने रहस्यमय जवाब दिया। कहा, लगभग आपने नामकरण सही बताया है, लेकिन मैं इस बारे में विस्तार में नहीं जाऊंगा कि कब, क्या या कौन सा। यह छुपी हुई फिर भी पुष्टि थी। स्वीडिश ग्रिफिन आखिरकार आ रहे थे, लेकिन आखिरकार इस विमान को इतना खास क्या बनाता है? इसका जवाब छुपा है कि शीत युद्ध के दौरान स्वीडन ने युद्ध के बारे में कैसे सोचा। कल्पना कीजिए, एक छोटा देश जो सोवियत संघ का पड़ोसी है। आप जानते हैं कि आपके बड़े हवाई अड्डे पहले ही कुछ मिनटों में नष्ट हो जाएंगे, तो आप एक अलग सवाल पूछते हैं, और अगर मेरे विमानों को हवाई अड्डों की जरूरत ही ना हो? उन्होंने BAS 90 सिद्धांत बनाया, जिसमें राजमार्गों को अस्थायी रनवे में बदल दिया गया। अगर युद्ध शुरू होता तो विमान पूरे देश में फैल जाते, सड़कों के हिस्सों में छुपे रहते। ग्रिपेन इसी उद्देश्य से डिजाइन किया गया था। यह केवल 800 मीटर की पट्टी पर उड़ान भर सकता है और उतर सकता है। यह 2 या 3 ब्लॉकों की लंबाई के बराबर है और इसे केवल 16 मीटर चौड़ाई की जरूरत होती है, जो एक आम 2 तरफा हाईवे की चौड़ाई है। स्वीडिश और फिनिश वायुसेना इसे नियमित रूप से अभ्यास करती हैं। वे हाईवे के हिस्सों को बंद कर देती हैं, मिशन चलाती हैं और फिर किसी दूसरे स्थान पर लौट जाती हैं। और यही वजह है कि यह यूक्रेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रूस की एक स्पष्ट रणनीति है लंबी दूरी की मिसाइलों से एयरबेस को नष्ट करना। वे ऐसा हर हफ्ते करते हैं। अगर आप रनवे को नष्ट कर देते हैं तो विमान बेकार हो जाता है, लेकिन अगर नष्ट करने के लिए कोई स्थायी रनवे ही ना हो तो ग्रिपेन के साथ यूक्रेन अपने विमानों को दर्जनों जगहों पर छुपा सकता है। एक दिन वो लिविव के पास ऑपरेट करता है, अगले दिन पूरी तरह अलग जगह पर। रूस उस चीज को ट्रैक, अनुमान या नष्ट नहीं कर सकता जिसे वह ढूंढ ही नहीं सकता। यह मास्को के लिए एक बुरा सपना है, और भी है। उनके पास फिर से ईंधन भरने की तेज रफ्तार है। अंदाजा लगाने के लिए पूरी तरह से ईंधन भरना, जिसमें मिसाइलों को फिर से लोड करना भी शामिल है, 10 मिनट से भी कम समय लेता है। और यह सिर्फ 6 लोगों के साथ, एक तकनीशियन और 5 लोग जिनको बेसिक ट्रेनिंग मिली है। अब अपने कपड़े को देखें कैसे खींच रहा है, अब प्रवाह देखेंगे। एक बड़े रूसी हमले के दौरान एक ग्रिपेन उतर सकता है, फिर से ईंधन भर सकता है और दूसरी लहर को रोकने के लिए फिर से उड़ान भर सकता है। यह 2 विमानों की कीमत में एक विमान जैसा है। और इसमें एक और खास बात है, मरम्मत का समय। इसका पूरा इंजन बदलने के लिए आपको सिर्फ 1 घंटे की जरूरत होती है। 2 ग्रिपेन विमानों को 2 हफ्ते तक बनाए रखने के लिए जरूरी उपकरण एक स्टैंडर्ड साइज के कंटेनर में आ जाता है। इसका मतलब है कि यूक्रेन आसानी से विमान और टीमें इधर उधर कर सकता है, बिना भारी इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना विशाल बेस के। आधुनिक युद्ध सबसे समझदारी से। अब चलिए उसके शस्त्रागार की बात करते हैं। यह और भी ज्यादा चौंकाने वाला क्यों है? सबसे पहले क्योंकि ग्रिपेन लगभग सभी नेटो मिसाइलों और बमों के साथ संगत है, लेकिन इसके पास एक खास हथियार है, मिसाइल मीटियोर। सामान्य मिसाइलों में रॉकेट मोटर जल्दी जलकर बंद हो जाती है, जिससे मिसाइल जड़ता से आगे बढ़ती रहती है, पर उसकी गति घटती जाती है। मीटियोर में रैमजेट टाइप का मोटर होता है जो पूरे उड़ान के दौरान लगातार चलता रहता है। मिसाइल टकराते वक्त अपनी गति और ऊर्जा बरकरार रखती है। और क्या आप जानना चाहते हैं कि इसका असल में क्या मतलब है? देखिए, एक चीज है जिसे वे नो एस्केप जोन कहते हैं। यह मूल रूप से वह दूरी है जहां अगर मिसाइल दागी गई तो दुश्मन का विमान अब बच नहीं सकता। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, मिसाइल उसे पकड़ ही लेगी। मीटियोर के साथ यह जोन पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में कई गुना बड़ा है। जहां एक सामान्य मिसाइल अपनी ताकत खो देती है और दुश्मन का पायलट तेजी से मोड़ लेकर बच सकता है, वहीं मीटियर पूरी ऊर्जा के साथ आखिरी तक अपने लक्ष्य का पीछा करता रहता है। यूक्रेन के लिए इसका अर्थ है रूसी विमानों को दूर से निशाना बनाना और हिट की संभावना बढ़ना। लेकिन इसकी असली ताकत मिसाइलों में नहीं, बल्कि इसके लड़ने के तरीके में है। क्योंकि आधुनिक युद्ध इस बात पर नहीं है कि कौन तेज है, बल्कि जानकारी पर है। ये इस पर है कि दुश्मन को पहले देखो और उसे
तुम्हें देखने से रोको। ग्रिपेन में एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जिसे एरेक्सिस कहा जाता है, जो पूरी तरह से एकीकृत है। यह 360 डिग्री की इलेक्ट्रॉनिक बबल बनाता है, दुश्मन के रडार को पकड़ता है, खतरों का विश्लेषण करता है और कार्रवाई करता है। यह रूसी रडारों में हस्तक्षेप करता है, झूठे सिग्नल बनाता है, सिस्टम को भ्रमित करता है और दुश्मन को अंधा कर देता है। रूसी सू-30 में शक्तिशाली रडार हो सकता है, लेकिन अगर ग्रिपेन हस्तक्षेप करता है तो रूसी पायलट अंधा उड़ता है। उसे नहीं पता कि दुश्मन कहाँ है। वह मिसाइल लॉक नहीं कर सकता। यह ऐसे है जैसे अंधेरे में उस व्यक्ति से लड़ना जिसके पास नाइट विजन चश्मा है। ग्रिपेन में पैसिव इंफ्रारेड सेंसर है जो बिना रडार के इंजन की गर्मी पकड़ता है और दुश्मन ढूंढ सकता है, खुद की पोजीशन बताए बिना देख सकता है, और यह सब सेंसर फ्यूजन के जरिए आपस में जुड़ जाता है। पायलट को अपने चारों ओर की हर चीज की एक स्पष्ट टैक्टिकल इमेज दिखती है। विमान की जानकारी, सहयोगियों की जानकारी, जमीन पर लगे रडार्स की जानकारी, ये सब कुछ रियल टाइम में मिलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेस करती, खतरों को प्राथमिकता देती और तेज फैसले लेती है। यही फर्क है चौथी पीढ़ी और 4.5वीं पीढ़ी के बीच। यह गति नहीं है, यह दुश्मन से तेज सोचने की क्षमता है। मैं जानता हूं कि कुछ लोग हमेशा शक करते हैं और पूछते हैं क्या यह सच में काम करता है। और देखो, मुझे तुम्हें एक बात बताने दो। सितंबर 2025 में रूस ने लिथुआनिया के पास 5 लड़ाकू विमान भेजे, 3 मिग-30, एक SU-30, एक SU-35। ये एक साफ उकसावा था। नाटो ने बाल्टिक में एयर पुलिसिंग मिशन के हंगेरियन ग्रिपेन विमानों से जवाब दिया। उन्होंने फॉर्मेशन को इंटरसेप्ट कर पहचान की और दूर तक एस्कॉर्ट किया। नाटो ने ग्रिपेन को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें भरोसा है कि यह सबसे बेहतरीन रूसी विमानों का भी सामना कर सकता है। सू-35 बड़ा है, ज्यादा ताकतवर है। मिग-31 दुनिया का सबसे तेज फाइटर जेट है। लेकिन ग्रिपेन दुश्मन का खेल नहीं खेलता, वह नियम बदल देता है। यह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से रडार को भ्रमित करता, मिसाइल गाइडेंस में हस्तक्षेप करता है और जवाब में मीटियोर मिसाइल दागता है जो पूरी उड़ान में ऊर्जा बनाए रखती है। यह दिमाग बनाम ताकत है, ज्ञान शक्ति से अधिक प्रभावी होता है। स्वीडिश वायुसेना के प्रमुख ने ग्रिपेन के बारे में अच्छी तरह से कहा था, ग्रिपेन को सुखोइस को मारने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन इसमें एक और शायद ज्यादा अहम बात है, इसका मिसाइलों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यह पैसे से जुड़ा है। क्योंकि लंबी लड़ाइयां असल में आर्थिक घर्षण की लड़ाइयां होती हैं। यह इस बारे में है कि कौन ज्यादा समय तक बिना टूटे आर्थिक रूप से इस प्रयास को जारी रख सकता है। यूक्रेन हर साल रक्षा पर $100 अरब खर्च कर रहा है, जो उसके जीडीपी का 50% है। रूस $170 अरब खर्च करता है, लेकिन यह उसके जीडीपी का सिर्फ 8% है। यही कुंजी है। संख्याएं दिखाती हैं कि मॉस्को लंबे समय तक टिक सकता है, और यहीं पर ग्रिपेन की लागत आती है। यह यूक्रेन के लिए एक रणनीतिक हथियार बन जाता है। एक ग्रिपेन उड़ाने की लागत प्रति घंटे $4000 से $8000 के बीच है। F-16 की लागत दोगुनी है। फ्रांसीसी राफेल की $16,500 और टाइफून की $18,000 है। हर उड़ान घंटे के लिए यूक्रेन हजारों डॉलर बचाता है। इसे सैकड़ों या हजारों घंटों से महीनों तक गुणा करें, अचानक ये लाखों की बचत हो जाती है। ये पैसा गोला बारूद, सैनिकों और बुनियादी ढांचे के लिए है। उसी लागत में दोगुना समय तक उड़ान भरना कोई छोटी बात नहीं है। यह एक निर्णायक रणनीतिक लाभ है। ग्रिपेन यूक्रेन को ज्यादा समय तक लड़ाई जारी रखने की अनुमति देता है, और घर्षण वाली लड़ाइयों में जो ज्यादा समय तक टिकता है वही जीतता है। लेकिन फिर ये विमान कब पहुंचेंगे? देखिए, मुझे ईमानदार होना पड़ेगा, किसी को भी ठीक से नहीं पता, और ये कोई संयोग नहीं है। हावरेलियो के इंटरव्यू के एक दिन बाद स्वीडन के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि बातचीत चल रही है, लेकिन कोई अनुबंध साइन नहीं हुआ है। यूक्रेन कहता है कि वे आ रहे हैं, स्वीडन कहता है कि बातचीत चल रही है। तो फिर सही कौन है? देखिए, दोनों ही सही हैं। दोनों देश जानबूझकर अस्पष्ट हैं और इसके अपने अपने कारण हैं।
यूक्रेन के लिए इसे सार्वजनिक रूप से संकेत देना साझेदारों पर दबाव बनाए रखता है और रूस को प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करता है। स्वीडन के लिए सतर्कता मॉस्को को खुफिया जानकारी देने से बचाती है। असल काम बंद कमरों में होता है, अनुबंधों पर बातचीत चल रही है, पायलट शायद गुप्त रूप से प्रशिक्षण ले रहे हैं। हम आम जनता तभी जान पाएंगे जब ग्रिपेन विमान आसमान में दिखाई देंगे। जैसा कि हवरिल्युक ने कहा था, जब आप उन्हें हवा में देखेंगे तो समझ जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रिपेन वही उपकरण है जिसकी यूक्रेन को अपने काम के लिए जरूरत है। यह दुश्मन बेस पर हमले में भी जीवित रह सकता है, हाईवे से ऑपरेट करता है, ट्रैक करना मुश्किल है और 10 मिनट में ईंधन भर सकता है। यह एक दिन में कई मिशन उड़ सकता है। प्रति घंटे इसकी लागत कम है और इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम व हथियार हैं जो बेहतरीन रूसी विमानों का सामना कर सकते हैं, और यह कुछ प्रतीकात्मक भी दर्शाता है। स्वीडन ने 80 के दशक में यह विमान इसलिए बनाया ताकि वे दूसरों पर निर्भर न रहें और स्वतंत्र रहें। यूक्रेन भी वही अनुभव कर रहा है। वे अब ड्रोन का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, अपने खुद के मिसाइल विकसित कर रहे हैं, अपनी खुद की रक्षा उद्योग बना रहे हैं। ग्रिपेन इस बात का प्रतीक है कि जब कोई देश यह तय करता है कि उसकी जीवित रहने की क्षमता उसकी अपनी प्रतिभा पर निर्भर करती है, तो वह क्या हासिल कर सकता है। यह स्पष्ट है कि स्वीडिश ग्रिपेन अकेले युद्ध नहीं जीत सकते, लेकिन वे यूक्रेनियों को समय, सहनशक्ति और क्षमता देंगे ताकि वे डटे रह सकें और लड़ सकें। कल, परसों और उसके अगले दिन भी। अब मी को टिप्पणियों में क्या बताएंगे? आपके हिसाब से ग्रिपेन की यूक्रेन के लिए सबसे अहम खासियत कौन सी है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे सैन्य और भू राजनीति में रुचि रखने वालों से साझा करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नई सामग्री न छूटे। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा।